हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अब आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 40 से 45 दिन बचे हुए हैं। टोटल जो बचे हैं वो 40 से 45 दिन बचे हैं। तो आपको पूरी मेहनत से तैयारी करनी है, क्योंकि पेपर पैटर्न में भी कुछ चेंज हुआ है। तो हो सकता है कट ऑफ बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि जो पेपर दे रहे हैं उनका रिएक्शन उस टाइम पर क्या होता है, पेपर देने के टाइम पर क्या होता है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग का मैसेज आ रहा है और बहुत लोग परेशान हैं कि क्या क्वेश्चन घटा है तो पेपर का लेवल बढ़ेगा, कठिन क्वेश्चन आएंगे या पहले से मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में सोचने से कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। लेकिन मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो जो भी मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन लेवल बढ़ेगा, बहुत से लोग कह रहे हैं सेम रहेगा। तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपके एग्ज़ाम की डेट क्या है। आपके एग्ज़ाम की डेट जो है वो 21 मई है। 21 मई को आपका एग्ज़ाम होना है, तो आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है। दूसरी चीज़ जो मुझे बतानी है, दूसरी चीज़ ये है कि पेपर पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है। उसको मैं बता देता हूँ कि क्या चेंज हुआ है और क्या कैसे उसमें अब आएगा। तो प्रीवियस की बात कर लें, अगर पास्ट में यानी कि 2024 तक की हम बात कर लें तो क्या होता था, 200 क्वेश्चन आते थे। यानी कि हर सब्जेक्ट से, ईच सब्जेक्ट से क्या होता था, 40 क्वेश्चन आते थे। 40 क्वेश्चन आते थे, एक नंबर क्वेश्चन होता था। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता था। इसी से रैंक बनती थी। उस टाइम पे टाइम जो दिया जाता था 3 घंटे 20 मिनट का दिया जाता था। 2025 में इसको चेंज कर दिया गया है। 2025 में उन लोगों ने चेंज करके इसे क्या कर दिया है, उन्होंने 2025 में से चेंज करके कर दिया है 120 क्वेश्चंस। ईच सब्जेक्ट से 24 क्वेश्चन कर दिया है। टाइम को घटा के 2 घंटे 20 मिनट कर दिया है। 2 घंटे 20 मिनट कर दिया है। तो अब जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस हिसाब से करना है कि आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे पेपर में 2 घंटे 20 मिनट में। तो जो ये चेंज हुआ है इसी की वजह से सब लोग परेशान हैं कि पहले तो 200 क्वेश्चन आते थे इसलिए पेपर आसान आता था, अब 120 क्वेश्चन आ रहा है तो हो सकता है पेपर कठिन आए। इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ उसके पीछे रीजन होगा, वो रीजन भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो अगर हम पेपर के लेवल की बात करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो पेपर लेवल की अगर हम बात कर लें तो पेपर लेवल इस बार क्या होने वाला है। पेपर लेवल अगर हम बात करें तो पेपर लेवल मेरे हिसाब से 80 to 85% पेपर जो होगा जैसे पहले आता था सेम होगा, सेम लेवल का होगा। सिर्फ अगर चेंज होगा कुछ तो वो 15 से 20% क्वेश्चन में चेंज होगा। टोटल 15 से 20% क्वेश्चन को फर्क कर सकता है। हार्ड लेवल के वो हो सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि होंगे ही, सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि हो सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। अगर कुछ चेंज होता भी है तब भी 120 में से आपको 100 क्वेश्चन नॉर्मल रेंज के मिलेंगे, जैसे पहले आते थे, जैसा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा रहे हैं और जैसा क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में रखा है उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन सेम आएंगे, जैसे पहले आते थे 2024 तक वैसे ही आएंगे। जो चेंज होगा अगर होगा तो 15 से 20 क्वेश्चन में लास्ट में होगा। मतलब हर सब्जेक्ट से 3-4 क्वेश्चन में चेंज हो सकता है। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपको ये 100 क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए जो आप पहले से तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी जो बचे 20 क्वेश्चन उसके लिए मैं आगे बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि कितना भी लेवल बढ़ा दिया जाए नीट के लेवल का पेपर नहीं आने वाला है। ये आप अच्छे से लिख के रख लीजिए कि यूपी सीनेट का पेपर नीट के लेवल का नहीं आने वाला है। तो पेपर लेवल की समरी यही है कि अगर कुछ चेंज होता है तो मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन पूरे पेपर में कठिन हो सकता है।
वो भी इस लेवल का नहीं होगा कि आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप 12th में पढ़ चुके हैं। बायो के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपसे। नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन वो भी बहुत आसान आता है, वो भी हो जाता है। बचता है हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश समस्या करती है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश भी आसान होती है, वो भी बहुत आराम से हो जाता है। बचती है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं अभी आगे बता दे रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, 40 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी। तो अगर हमें 40 डेज का प्लान देखना है, तो अगर सबसे पहली चीज, अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपको प्लान देखना है, तो आपके पास एक चीज जरूर होनी चाहिए, टाइम टेबल, कि आप कैसे पढ़ रहे हैं और कब सिलेबस खत्म करेंगे, कब आप टेस्ट सीरीज देंगे। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो हर संडे को होती है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा तो वो टेस्ट सीरीज जल्दी जल्दी होने लगेगी, क्योंकि 10 टेस्ट कराने हैं, तो हर संडे को कराएंगे तो वो हो नहीं पाएगा। तो आपको सबसे पहला काम जो करना है, आपको टाइम टेबल बनाना है अपना। टाइम टेबल किसी के दूसरे के हिसाब से नहीं होना चाहिए, आपके हिसाब से होना चाहिए। आपके पास कब टाइम है, कितने बजे से कितने बजे तक आप पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं, सब कुछ उसमें आपके तरीके से होना चाहिए। और आपके तरीके से ही सब्जेक्ट भी सेट होने चाहिए कि आप कब फिजिक्स पढ़ेंगे, कब केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरे को नहीं पता कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, क्या कमजोर है आपका, ये आपको ही पता है। तो टाइम टेबल आप बनाइए अपने हिसाब से कि कैसे पढ़ना है आपको। टाइम टेबल रोज नहीं बनाना है, एक बार बना लीजिए, 40-45 दिन बचे हैं, उस पर एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। दोबारा टाइम टेबल आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक टाइम टेबल सेट कीजिए और उसी को फॉलो कीजिए 40-45 दिन तक। अब मैं सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ कि आपको उसमें क्या करना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड का। नर्सिंग एप्टीट्यूड का अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको अच्छा परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मैं थियरी रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप थियरी पढ़ने जाएंगे तो बहुत बोरिंग टाइप का हो जाएगा और बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा उसका, आपका तैयार नहीं हो पाएगा। आपको इसमें फोकस क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियोस नर्सिंग फाउंडेशन के या नर्सिंग एप्टीट्यूड के आपको मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बताया आपको यूट्यूब से कर सकते हैं, कोई बुक है आपके पास वहां से कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं तो उसमें आपको 200 से 300 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां से आप नर्सिंग एप्टीट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम अपने वीडियोस में कराते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, वहां से कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ही इसमें बेस्ट तरीका है नंबर लाने का। इसका पैटर्न क्या होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड का, अगर हम पैटर्न की बात कर लें तो पैटर्न क्या होता है इसके पेपर का। इसका पेपर का पैटर्न होता है, बायो से इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। 24 क्वेश्चन में से 10 से 12 बायो के ही क्वेश्चन आएंगे, और बाकी जो बचेंगे वो नर्सिंग फाउंडेशन के होते हैं, जो कि एक बीएससी नर्सिंग का सब्जेक्ट है। आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में इसे पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग में, जब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद। लेकिन इसमें भी बहुत जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हॉस्पिटल के सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नर्सिंग हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको उस तरीके से प्रैक्टिस करना है। अगर आप थियरी पढ़ने जाएंगे तो नर्सिंग फाउंडेशन एक पूरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो 2 सेमेस्टर में मतलब 1 साल में पढ़ाया जाता है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को। तो उतना बड़ा आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, इसमें नए क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं होते हैं। तो जब नए क्वेश्चन का अगर किसी सब्जेक्ट में फॉर्म नहीं हो रहे हैं तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही सबसे अच्छा तरीका है नंबर लाने का। तो मैंने पहला बता दिया नर्सिंग एप्टीट्यूड, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करना है, टेस्ट सीरीज देना है, आपको एनालाइज करना है स्कोर, और इसके क्वेश्चन एक तरीके से आपको याद करने हैं कि किस क्वेश्चन में क्या होगा, क्योंकि कुछ डेट से रिलेटेड आएंगे, कुछ थियरी से रिलेटेड आएंगे, और हिस्ट्री, उसमें नर्सिंग हिस्ट्री आती है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ डेट क्या था, ये चीज़ कब आई थी, वो चीज़ कब आई थी, गवर्नमेंट की ये स्कीम कब आई थी, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी हम बात कर लेते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में भी इस बार 24 क्वेश्चंस आने वाले हैं।
अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश के लिए परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी इंग्लिश आती है यूपी सीनेट में कि आप क्वेश्चन देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अच्छा ये सही है ये गलत है। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ी सी समस्या होती है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको पैराग्राफ रीडिंग करनी चाहिए, पैराग्राफ रीडिंग करनी चाहिए। फोर्थ फिफ्थ क्लास की बुक अगर आपके पास रखी है, किसी के पास हो, उसे लेके डिक्शनरी के साथ पढ़िए। इससे आपकी वर्ड मीनिंग और सेंटेंस फॉर्मेशन मजबूत होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी सीनेट के लिए। आधे पेपर में वर्ड मीनिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही रहता है। और बाकी जो आर्टिकल्स का या फिर पार्ट ऑफ स्पीच का यूज आता है, वो भी आप जब पैराग्राफ रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ द होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। तो पहला तरीका मैंने बताया, पैराग्राफ प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जहां से भी आपको इंग्लिश का क्वेश्चन मिले, कोई भी करा रहा है, उसे प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस से इंग्लिश आपकी मजबूत होगी। आपको इंग्लिश मजबूत करना है। कोई भी जो क्वेश्चन करा रहा है उसकी गारंटी कोई नहीं लेता है कि सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसमें नए क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस होती रहेगी तो उससे आपको फायदा मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो चल रही है हमारी, उसको दीजिए, या आपने जिसका भी ज्वाइन कर रखा है उसको दीजिए। एनालाइज कीजिए कि क्या गलती हुई, आपको एंटोनिम्स में गलती हुई, सिनोनिम्स में गलती हुई, या फिर पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है। इस तरीके से एनालाइज कीजिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तभी आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश में कैसे सुधारा जा सकता है। 40 दिन तक आप ऐसे ही करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपके अंदर वो करेक्शन हो जाएगा, और जब पेपर देंगे तो वो आपको समझ में आएगा कि 40 दिन में जो आपने पढ़ा है, जो मेहनत किया है, उसका रिजल्ट वहां पर दिखेगा जरूर। तीसरा हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी आपको कैसे पढ़नी है। तो बायोलॉजी आपके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट है। रीजन उसका ये है, कुछ लोगों ने नीट की तैयारी कर रखी होगी, कुछ लोग अभी 12th पास करके निकले होंगे, तो उनका 11th और 12th की बायो पूरी तैयार होगी। 11th 12th की बायो आपकी पूरी तैयार होगी। अगर आपकी 11th 12th की बायो तैयार है तो पेपर आपके लिए बहुत आसान होगा। 24 क्वेश्चन में से आप 20 से 22 क्वेश्चन बहुत आराम से कर ले जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन अगर इसके साथ आपको अपनी सेफ्टी लेके चलना है, तो मैंने कई वीडियो में अपने कहा है, 9th एंड 10th क्लास का एनसीईआरटी का साइंस आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको यहाँ से मिलेंगे, 9th और 10th की एनसीईआरटी से मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए 9th और 10th की एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे आपको हो सकता है कि 20 से 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन तक भी वहां से मिल सकते हैं क्वेश्चन। अगर पेपर आसान हुआ तो 40-50 क्वेश्चन मिलेंगे, अगर पेपर कठिन हुआ तब भी 20-30 क्वेश्चन वहां पर मिल जाएंगे। तो आपको ये जरूर पढ़ना है। उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, आपको एनालाइज करना है कि आपका स्कोर कहाँ से कट रहा है, बायो में नंबर कहाँ से कम हो रहे हैं। मेन फोकस वही होगा एनसीईआरटी। 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से रीड कर रखा है तो पूरा पेपर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बायोलॉजी आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगी। वो इतनी कठिन हो जाएगी कि फिर आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बायो में नंबर नहीं ले आ पाए तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका रीज़न ये होता है कि बायो में हर कोई करके आता है, अगर आप नहीं करके आएंगे तो सीधे सीधे आपका 15-20 नंबर तक जा सकता है, जो पूरी तरीके से आपकी रैंक एकदम पीछे ढकेल देगा। तो बायो को आसान समझ के छोड़िएगा नहीं, 40-45 दिन तक उसे कंटिन्यू पढ़ना है। जैसे मैंने बताया, 11th 12th 9th 10th की एनसीईआरटी और एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपके पास कोई बुक है वहां से भी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन का कर सकते हैं, हमारी वीडियो से कर सकते हैं। चौथा अगर हम बात कर लें तो फिजिक्स। फिजिक्स का पेपर जो आता है
इसमें 2024 में अगर देखा जाए तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं था, एक न्यूमेरिकल था जो गलत हो गया था, क्वेश्चन भी गलत था वो, तो उसका नंबर ऐसे ही मिल गया था। मतलब एक न्यूमेरिकल रखा गया था, वो भी हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, जो भी पेपर दिए थे उस टाइम पे उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत था, तो बाद में उसे करेक्शन किया गया था, उसका नंबर सबको फ्री में मिल गया था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल उसमें नहीं आया था, इसलिए अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल के पीछे भागेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। आपको जनरल फिजिक्स जरूर आनी चाहिए, जनरल फिजिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीसी नेट के लिए। भले ही आसान लगेगा आपको कि ऐसा पेपर कहाँ से आ जाएगा, लेकिन इतना आसान पेपर पूछ लेगा कि फिर आप वहाँ पर सोचते बैठेंगे कि मैंने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होते तो हो जाता। सेफ्टी के लिए आप कर सकते हैं 11th और 12th की फिजिक्स का, आपको बेसिक फार्मूले जो होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े वाले और कॉम्प्लेक्स फार्मूले आपको नहीं याद करने हैं, आपको सिर्फ बेसिक फार्मूला याद करना है। बेसिक फार्मूले आप याद कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या होगा। इस तरीके से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वो क्लियर होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट में कहेंगे तो, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है इसलिए मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, आप उनको अगर पढ़ लेंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आराम से आपकी फिजिक्स भी हो जाएगी। इसमें भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है और टेस्ट को एनालाइज करना है कि आपका किस पोर्शन का क्वेश्चन गलत हो रहा है और क्यों गलत हो रहा है। फिजिक्स के लिए भी मैंने पहले ही बता दिया है, यहां भी लिख दे रहा हूं कि 9th और 10th इनकी एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपी सीनेट का एग्जाम दे रहे हैं तो। उसके बाद 5वां सब्जेक्ट आएगा आपका केमिस्ट्री। 2024 में जो केमिस्ट्री का पेपर था वो कहीं के सिलेबस से नहीं आया था, उसका कोई सिलेबस और पैटर्न ही नहीं था, कुछ भी कहीं से ही भी पूछा गया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जनरल साइंस आपका तैयार होना बहुत जरूरी है। जनरल साइंस का मतलब होता है जो कॉमन नॉलेज होता है केमिस्ट्री फिजिक्स बायो का, उसी को हम जनरल साइंस कहते हैं। और वो 9th 10th में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, 6th से 9th 10th तक पढ़ाया जाता है। 9th 10th अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसमें आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 9th और 10th की। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास जहां से भी क्वेश्चन आए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यूपी सीनेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उस लेवल का और उस पैटर्न का ही क्वेश्चन होना चाहिए। बिना वजह के क्वेश्चन करने से कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इन सब का टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने का कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2024 में भी शायद एक क्वेश्चन था, उसमें कॉपर का सिंबल बताने के लिए उसने बोला था, कॉपर का सिंबल बताने के लिए बोला था। अब कॉपर का सिंबल बताने के लिए अगर पूछा हुआ है तो ये जनरल साइंस का ही क्वेश्चन है, ये 11th 12th के लेवल का क्वेश्चन आप नहीं कह सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जनरल साइंस आपकी तैयार होनी बहुत ज़रूरी है। टेस्ट दीजिए, केमिस्ट्री का टेस्ट एनालाइज कीजिए कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है। आपने कहीं बहुत ज़्यादा अलग नहीं पढ़ रखा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने जो पढ़ा है वो आने वाला है कि नहीं एग्ज़ाम में, आपको ये ध्यान रखना है। जो आप पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ के चले गए हैं, वहाँ पर पता चला हमने नीट के लेवल का पढ़ लिया और पेपर वहाँ पर 8th क्लास का आ गया। कहने में आसान लगता है कि नीट के लेवल की तैयारी किए हैं तो यूपी सीनेट में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने सही से पढ़ रखा है कोई चीज़ तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में सब बता दिया है कि किसमें कैसे पेपर आता है और आपको क्या पढ़ना चाहिए।
मैंने ये भी बता दिया है कि पेपर पैटर्न क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से जो मैंने बताया है वही होगा। 80 से 85% पेपर पूरा सेम होगा या उससे ज़्यादा भी वही सेम लेवल का हो सकता है। पेपर कठिन होने के चांस बहुत कम है। फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर न्यूमेरिकल 2-4 वो लोग रखते हैं तो एकदम सिंपल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होगा जो कोई भी लगा सकता है। तो आपको मैंने बता दिया है कि बेसिक फार्मूले आपको याद करके रखने हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है या आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में करके पूछिएगा, मैं उसके बारे में बताने का पूरा कोशिश करूंगा।